अच्छा ये देखें यहाँ पे ये है ना, देखें ये क्वेश्चन नंबर 6 है। पहले हमने उसमें आपको मैंने बताया था उस क्लास के अंदर हमने किए थे 2020 जून 2020 एंड नवंबर 2020 का। अब ये वाले जो क्लासेस के अंदर ये जून 21 के और नवंबर 21 के जो है ना वो क्वेश्चन करेंगे। अब ये देखें पहला जो क्वेश्चन है, जैसे ये जून 21 में वेरिएंट 1 2 का है। अच्छा देखें कि यहाँ पे दिया हुआ उसने पहला ये क्वेश्चन 6 में कि द मैट्रिक्स एम रिप्रेजेंट्स द सीक्वेंस ऑफ टू ट्रांसफॉर्मेशन in the xy plane given by the rotation of 60 degree anti-clockwise about the origin followed by a one-way stretch in the x direction scale factor d। तो m आप जो है ना वो फाइंड करें। अब ये कैसे आप इसको फाइंड करेंगे, देखेंगे ये हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे इसका सोल्यूशन जो है पार्ट ए जो है इसका, देखिए उसने ये हमें दिया तो मैट्रिक्स एम जो है ना वो कहता है कि टू ट्रांसफॉर्मेशन है रोटेशन ऑफ 60 डिग्री, जो जैसे एम है ना वो रोटेशन ऑफ 60 डिग्री फॉलोड बाय, इसके अंदर जैसे देखिए कि हम पहले तो खैर वो है, मैं चले इधर लिख देता हूँ रोटेशन ऑफ 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फॉलोड बाय, वो कह रहे हैं वन वे स्ट्रेच पैरेलल टू, देखिए वन वे स्ट्रेच इन द एक्स डायरेक्शन स्केल फैक्टर डी दिया हुआ है। वन वे स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन बाय स्केल फैक्टर डी, वो ब्रैकेट में दिया डी शुड नॉट बी जीरो। अच्छा देखिए कि अब आपने ना ये दोनों पहले मैट्रिक्स फाइंड करने हैं, फिर वहां पे लिख देना। फॉलोड का मतलब है कि पहले एंटी 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और फिर ये देखें दोनों के आप मैट्रिक्स फाइंड करें। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि किस तरह कैलकुलेट करें, डायरेक्ट हम यहाँ पे करते हैं। देखें कि अगर मैं ये जैसे देखें कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जीरो हो गया, ये वाला पॉइंट है जैसे 1 0, और ये वाला पॉइंट है 0 1। अब देखें कि 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। अब ये देखें, अब आप सोचेंगे ये वाला जो है ना पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इसके ये पूरी ये जो लाइन है, जैसे ये 60 डिग्री जो है ना रोटेट हो जाए एंटी क्लॉकवाइज, ये यहाँ पे चली जाएगी। ये यहाँ से 60 डिग्री रोटेट होकर यहाँ पे चला गया π/3, 60 डिग्री आप इसको लिख, इस तरह से ये रोटेट यहाँ पे चला गया। जो ये देखे ना, ये इसके साथ यहाँ पे अटैच था, ये दूसरे वाला भी उतना ही 60 डिग्री रोटेट होकर इस साइड पे चला जाएंगे। ये यहाँ, ये इधर से 60 डिग्री रोटेट हो गए यहाँ पे आ गए 1 0 1, ये हाँ ये 0 1 वाला, और ये 1 0 वाला यहाँ पे आ गए। अब इसके कोऑर्डिनेट चेंज हो गए ना, पहले तो 1 0, तो अब तो इधर कुछ और होंगे। अब वो आपने कैलकुलेट करनी है। अब वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये देखें आपने यहाँ पे ये है, ये वाली ये जितनी लेंथ 1 थी ना, ये भी लेंथ 1 ही है। एंगल के साथ ये क्या हो जाएगा 1 cos 60, cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। इसका मतलब है इसका एक्स वाला जैसे ये वाला कोऑर्डिनेट, ये उसका हो गया 1/2, और ये वाला सामने वाला 1 sin 60, 1 तो 1 ही है, sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। इसका मतलब है ये इसका हो गया √3/2। तो जब आप इसका देखेंगे मैट्रिक्स बनाएंगे ना एट 60 डिग्री रोटेशन ऑफ 60 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज अबाउट ओरिजिन, तो ये देखें ये जो 1 0 वाला है ना वो हो गया है 1/2 और √3/2। अब ये जगह है 0 1 वाली। अब देखते हैं उसके साथ क्या हुआ। ये 0 वाला ये वाला, अब देखें ना इसके भी ये चेंज हो गया ना, जैसे ये इसको 60 डिग्री ले लें या इसको 30 डिग्री ले लें। तो मैं ये सामने वाली, अगर ये वाली सामने वाली लेंथ कर ये 1 है, तो एंगल के सामने वाला हो गया 1 sin 60। लेकिन क्योंकि अब ये लेफ्ट साइड पे है तो ये नेगेटिव होगा, तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो क्योंकि ये नेगेटिव साइड पे है ना, इस साइड पे है लेफ्ट साइड, तो ये हो जाएगा -√3/2। और ये वाली इसकी हाइट, ये y डायरेक्शन, ये हो जाएगा y cos 60, तो cos 60 1/2, और क्योंकि ये पॉजिटिव वाली साइड पे है इसलिए ये इसका ये आ गया इसका मैट्रिक्स। अच्छा ये तो ये होगा। दूसरा वो कहता है कि वन वे स्ट्रेच इन एक्स डायरेक्शन, उसका भी मैट्रिक्स बना देते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओरिजिन यहाँ पे ये वाला पॉइंट है 1 0, और ये वाला पॉइंट है 0 1। जब ये देखेंगे ये इसकी स्ट्रेच, ये स्ट्रेच होगा
इन एक्स डायरेक्शन, ये ऐसी है। तो ये देखिए ये वाला पॉइंट अब यहाँ तो ना रहेगा, तो ये तो स्ट्रेच हो गया, किसी दूसरी जगह पे चला गया है, मतलब ये 2 पे जा सकते ट्री, लेकिन उसने डी कहा हुआ है, तो मतलब 1 0 वाला अब D0 बन गया। अब 1 0 ना वो स्ट्रेच हो गया था उस साइड पे, तो उस तरफ चला गया ना वो, तो उसका मैट्रिक्स 1 0 की बजाय अब वो हो जाएगा D0। और 0 1 वाला जो है ना उसकी उसकी नहीं, उसका नहीं स्ट्रेच हुआ, वो वैसे का वैसे ही ये। तो एम मैट्रिक्स जो बना ना वो ये था, देखें उसने कहा होता उसके अंदर एम मैट्रिक्स ये बन गया हमारे पास, एम इज इक्वल टू, इसको वो कहता था एम को लिखो, the matrix M represented by sequence of two transformation in the xy plane given by rotation of 60 degree anti-clockwise about the origin followed by, तो पहले तो जैसे ये देखा ना फॉलोड बाय, तो वो ये जगह हमारे पास जैसे ये D0 0 1 और यहाँ पे 1/2 -√3/2 और ये भी √3/2 एंड 1/2, ये आ गया। ये 4 मार्क्स का था पहले पॉइंट। तो अगर आपने इसको खोल, इसमें वैसे अगर हमने इन टर्म्स ऑफ टी यहाँ उसने कहा हुआ है, ये देखेंगे इसको हम जो है ना वो मल्टीप्लाई करके एम जो है ना हमारे पास फाइनली आ जाएगा, ऐसे रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, जब रो को कॉलम, इस वाली रो को मैं इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, ये डी पहले 1/2 से मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा 1/2D, 0 वाला इससे मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया। फिर इस रो को मैं इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, तो डी को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा -√3/2D, और ये वाला 0 इससे मल्टीप्लाई हो गया, 0 हो गया। अब मैं फिर इस रो को फिर इस कॉलम से मल्टीप्लाई करूंगा, ये 0 हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे हो जाएगा ये √3/2। फिर इस रो को मैं जब इस वाले कॉलम से करूंगा, ये 0 होगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो गए 1/2 आ गया। ये हमारे पास आ गया है एम मैट्रिक्स। समझ आ गई सारे बच्चों को? ये इसका आंसर आ गया, एम मैट्रिक्स आ गया, पहला पार्ट ये 4 मार्क। अच्छा जी देखें उसका बी पार्ट, बच्चा यही है, समझ आई आपको? शाही कौन, ये इसको आपको ये सारा आप आराम से घर में बैठ के ना इसी वीडियो ये भी देखें पीछे वाला। तो ये देखिए ये इसका जो है ना पहला पार्ट हो गया। बी पार्ट में कहता है कि यूनिट स्क्वायर इन द एक्स वाई प्लेन इज ट्रांसफॉर्म्ड बाय एम ऑन टू ए पैरेललोग्राम ऑफ एरिया दिस शो दैट। अच्छा ये कर लिया, करूँ नेक्स्ट पार्ट? अब देखेंगे वो कहता है ये है, कुछ क्वेश्चंस करेंगे ना तो फिर आपको ये आ जाएगा। हाँ, ये जैसे देखेंगे ये है एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन, यहाँ पे देखिए ये 1 और ये भी 1। अब वो कहते हैं यूनिट स्क्वायर, ये देखो अगर आप इसको ना 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, ये स्क्वायर बन जाएगा ना साइड साइड, और ये यूनिट स्क्वायर है, इसकी मैग्नीट्यूड यूनिट मीन 1 स्क्वायर इसका एरिया है ना, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका यूनिट स्क्वायर। वो कहता है कि ये देखिए जब हम इसको इस एम से मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो कहते हैं इसको ट्रांसफॉर्म कर देता है किसी पैरेललोग्राम के अंदर, पैरेललोग्राम के ऊपर, यानी कि किसी भी पैरेललोग्राम कर देते हैं, जहाँ भी हमें नहीं पता, जैसे जिसके साथ किसी पैरेललोग्राम के ऊपर ना इसको ट्रांसफॉर्म कर, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई करें, इसको करें, हमें नहीं पता। वो कहता है कि शो करो कि डी जो है ना वो पैरेललोग्राम कर देता है जिसका एरिया 1/2D² है। तो मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि एरिया ऑफ ट्रांसफॉर्म्ड जो ऑब्जेक्ट है, जैसे ये हो जाएगा इसका एरिया ऑफ, हाँ यहाँ पे ऐसे है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू, एम लेके जा रहा है ना उसके ऊपर, एम का डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ यूनिट स्क्वायर। वो कह रहा है एरिया, वो देखे ना, वो कह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स है ये क्या करता है कि ये जो इसको यूनिट मैट्रिक्स है ना जो, इसको ट्रांसफॉर्म कर देता है पैरेललोग्राम के ऊपर। तो पैरेललोग्राम का एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इक्वल टू, हमें पता है कि जो जो ट्रांसफॉर्म्ड होती है ना उसका एरिया होता है जो जिस जैसे ये यूनिट स्क्वायर, इसको जिसने ट्रांसफॉर्म किया ना, इसको जिस मैट्रिक्स ने किया ना उसके डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लाई करें तो उसका एरिया आ जाता है। अब उसने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बता दिया इसके अंदर, वो है 1/2D²। इसका एरिया उसने बता दिया 1/2D²।
और डिटर्मिनेंट ऑफ एम, ये सामने आपके लिखा हुआ है, ये एम जो है ना, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। कैसे फाइंड करेंगे? इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 1/4d, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा +3/4d। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, देखें इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो 1/2 एंड 1/2 1/4d हो गया। माइनस ये करना है, माइनस तो उसके और एक माइनस इसके साथ लगा हुआ, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, √3 और √3 3 हो गया, 2 × 2 4 हो गया, और ये डी आ गई। इस तरह से हमारे पास समझ आ गया ना सबको। अब आप ये देखेंगे हो जाएगा 1/2d² इक्वल टू, इसका जब आप एलसीएम लेंगे ना 4/4, ये सिर्फ डी रह जाएगा। तो ये देखेंगे ये वाला डी इस वाले डी से कट गया तो डी की आंसर आ गया 2। तो यही वो कह रहा था शो का, तो ये हो गया शो। अच्छा जी, तो उसके बाद उस ये वाला पार्ट होगा। उसके बाद देखिए पार्ट सी, वो कहता है दी मैट्रिक्स एन इज सच दैट, यहाँ पे देखें कि मैट्रिक्स एन इज सच दैट, यहाँ पे ये देखें दिया हुआ मैट्रिक्स एन इज सच दैट कि एम एन इक्वल टू ये दिया हुआ है, एन फाइंड करें। अब एन फाइंड करना है ना हमने, तो एम एन उसने ये दे दिया, एम एन दे दिया उन्होंने। इसका जो है सी पार्ट एम एन वो बता दिया है 1/1 1/2 एंड 1/2, ये उसने बता दिया है एम एन। वो कह रहा है एम एन है, अब वो कहता है कि एन फाइंड करो। तो एन कैसे मैं फाइंड करूंगा? यहाँ से कोई बच्चा बताए इंटेलिजेंट, एन कैसे फाइंड करेंगे? एन इज इक्वल टू, हाँ इसको इधर से हटाना है ना, तो इसको ये इस तरह वैसे तरीका ही होता है कि इधर भी एम इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया तो इधर भी एम इनवर्स से मल्टीप्लाई कर, एम इंटू एम इन मल्टीप्लाई कर देना, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगी, ये खत्म हो गया। इधर से हमारे पास आ गया है एम इनवर्स 1 1 1/2 एंड 1/2। मैट्रिक्स में ना इस बात का ख्याल रखना होता है कि क्योंकि हमने लेफ्ट साइड से हम हटाया ना, तो लेफ्ट साइड पे अगर जाके आपने राइट साइड पे लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स में ये आम नंबरों की तरह नहीं है कि 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 सेम होते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स पे नहीं होती है। तो जिस साइड से आपने हटाया उसी साइड पे दूसरी तरफ भी लगाना है। जाके कहीं कोई बच्चा गलती से हम इधर से हटाए तो जाके इधर लगा दे। तो ये देखेंगे अब हमने फाइंड करना है एम इनवर्स। तो एम जो है ना वो हमारे पास क्या हो जाएगा, एम जो है ना वो एम ऊपर हमने फाइंड किया ना, उसके अंदर डी की वैल्यू 2 आ गई है, वो इसमें डी की वैल्यू मैं 2 लगा देता हूँ। यहाँ डी की वैल्यू ये यहाँ पे 2 लगा देते हैं, ये हो जाएगा 1। एम जो है ना ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे डी की वैल्यू 2 लगाई 1, इधर भी डी की वैल्यू 2 लगाई तो ये हो गया -√3। और उसके बाद √3/2, और यहाँ पे जो है वो 1/2। अब हमने फाइंड करना है इसका इनवर्स। इनवर्स फाइंड करने के लिए आपको बताया क्या फार्मूला होगा, एम का इनवर्स फाइंड करने के लिए 1/m का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ m। तो अब पहले आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें, m का डिटर्मिनेंट। m का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, इज ये इसको दिस मल्टीप्लाइड माइनस दिस, तो 1/2 माइनस जब आप ये करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा 3/2, यही हो जाएगा ना माइनस। तो दिस इज इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, -1 आ गया। तो ये देखें कि m जो है ना वो हमने d की वैल्यू जो है ना यहाँ पे 2 कैलकुलेट कर ली ना, तो m के लिए ना मैंने d की वैल्यू यहाँ पे इसके अंदर लगाई है। ये 2 वाला ये वाला इस वाले 2 से कट गया, ये 2 इस वाले 2 से कट गया, तो यहाँ से हमारे पास जो है ना ये आ गया है 1 एंड माइनस ये m आ गया है। एंड इसका m का इनवर्स फाइंड करके ना हमें यहाँ पे लगाना है। अब मैं m इनवर्स जो है ना वो फाइंड करता हूँ, उसकी डेफिनेशन होती है m इनवर्स 1/m डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब हम फाइंड करते हैं m डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, दिस डायगोनल माइनस दिस डायगोनल, इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 माइनस, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये -3/2 आएगा, ये -3/2 आएगा। तो वो क्योंकि एक माइनस इधर पहले से मौजूद है, ये हमारे पास हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 4/2, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है ना वो 2 आ गया।
अब आपने फाइंड करना है इसका एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आपको बताया एडजॉइंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ एम कैसे कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट डायगोनल के प्लेसेस चेंज कर देंगे। जैसे ये वाला 1/2 यहाँ पे चला जाएगा और ये वाला 1 जो है ना इस जगह पे आ जाएगा, और ये जो सेकंड डायगोनल है इसके साइन चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा √3 और इसका साइन हो जाएगा -√3/2। ये इसका एडजॉइंट। सो एम इनवर्स हमारे पास आ गया इक्वल टू 1/2 इंटू एडजॉइंट ऑफ एम। एडजॉइंट ऑफ एम आ गया 1/2 √3 -√3/2 एंड 1। यार इसको आप यहाँ पे लगा दें। एम इनवर्स का हो गया ना 1/8 एम डिटर्मिनेंट, तो वो तो आ गया ना 1/2। तो एम का जो है ना वो, हाँ ये था ना, इसकी प्लेसेस चेंज कर दी ना, इसको इधर ले गए। इनकी इनकी प्लेसेस चेंज कर दिया, इसको 1/2 को इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, इसका साइन चेंज कर दिया। तो वो जो एडजॉइंट जो हमने ये वाला फाइंड किया ना एडजॉइंट, वो यहाँ पे लगा दिया सीधा। तो अब ये एम इनवर्स आ गया। 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, नहीं किया हुआ इसको बाहर रहने देते हैं ताकि वो एंड बाद में कर देंगे। ये हमारे पास हो गया ये 1/2, तो यहाँ से ये आ गया 1/2, ये हो गया √3 -√3/2 और 1। और ये जो है ना इस यहाँ पे ये जो था ये है 1, ये 1, ये 1/2 और ये भी 1/2। बस अब आप देखें कि इसको मल्टीप्लाई कर दें तो n इक्वल टू हमारे पास यहाँ से आ जाएगा 1/2। इस मैट्रिक्स को करने के लिए इसकी रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 आ गया। इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस √3/2 आ गया। फिर इस रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, इसको 1/2 जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 प्लस √3/2। अब आपने इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई, इसको जब आप इससे करेंगे तो ये हो जाएगा -√3/2 प्लस 1/2। फिर इस रो को इस वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा -√3/2 प्लस 1/2। बस इसको ऐसा भी नहीं दे सकते हैं, वो मैंने अभी देखा इसके आंसर के अंदर ये आ रहा है कि उसने ना इसमें से 1/2 को बाहर कॉमन निकाला हो, ना भी निकाले तो कोई अर्थ नहीं, या 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें सारों के नीचे 4 आ जाएगा। उसने जरा इसकी फ्रैक्शन कम करने के लिए 1/2 को बाहर कॉमन निकाला ना, तो ये पहले एक 1/2 पहले ही बाहर था, ये 1/4 हो जाएगा। तो जब इसमें से 1/2 बाहर कॉमन निकलेंगे हो जाएगा 1 प्लस √3। इसमें से भी 1/2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस √3। इसमें से 1/2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस √3। इसमें से भी 1/2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस √3। ये n आ गया, ये इसका आंसर। अब देखेंगे इसका जो लास्ट डी पार्ट है वो ये फाइंड, ये n फाइंड हमने कर लिया, ये भी 3 मार्क्स का। ये 5 नंबर का डी पार्ट इसका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इनवेरिएंट लाइन। वो कहता है कि ट्रांसफॉर्मेशन इन द XY प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय mn से जो मैट्रिक्स बन रहा है ना उसकी हमने इनवेरिएंट लाइन फाइंड करनी है। डी पार्ट इसका जो है ना वो देखेंगे mn जो मैट्रिक्स बन रहा है ना वो तो उसने हमें बता दिया ना mn, वो ऊपर उसने बता दिया mn, उसने बता दिया 1 1 1/2 एंड 1/2, ये mn है। इससे जो बन रहा है ना इनवेरिएंट लाइन वो हमने फाइंड करनी है। यहाँ पे देखें लिखा हुआ है डी पार्ट आप पढ़ेंगे ना, लिखा हुआ है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इनवेरिएंट लाइन थ्रू द ओरिजिन। हाँ, बिकॉज आपको पता है स्ट्रेट लाइन तो होती है y = mx + c, अब लेकिन वो कह रहा है थ्रू रीजन, तो सी y इंटरसेप्ट उसका 0 है तो सिर्फ y = mx होगा। इसलिए हम सपोज कर लेते हैं लेट द इनवेरिएंट लाइन इज y = mx। वही हमने m कैलकुलेट करना। अब देखें मैं इसके ऊपर ना कोई जनरल पॉइंट एक ले लेता हूं xy इस लाइन के ऊपर, उसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा इस मैट्रिक्स के साथ, जैसे देखें कि मैं mn से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं उसको 1 1, ये मैट्रिक्स है, ये है 1/2 और ये भी 1/2 xy, कोई जनरल पॉइंट इसके ऊपर लिया हमने xy। जब आप इस मैट्रिक्स से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा x + y। देखें ना इस रो को जब आप इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 1 पहले इस x से मल्टीप्लाई होगा x, फिर ये इसके साथ प्लस, फिर उसके बाद इस रो को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2x + 1/2y। ये हो, अब ये देखें ना ये xy वाला ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ पे चला गया, लेकिन हम कहते हैं कि ये ऐसा पॉइंट है ये उसी लाइन के ऊपर ही है। इसको मैंने कैपिटल X कैपिटल Y सपोज कर लिया, ये भी हम कहते हैं कि इसी के ऊपर ही है पॉइंट।
तो y की जगह पे मैं बजाय ये x और ये y लगाना, मैं डायरेक्ट y की जगह पे ना ये पॉइंट लगा देता हूँ। ये होगा 1/2x प्लस 1/2y इक्वल टू m इंटू एक्स प्लस वाई। अब इस y की जगह पे मैं वापस ये mx लगा देता हूँ इसके अंदर, और मैं फ्रैक्शन खत्म करने के लिए ना 2 से थ्रू सारों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई की जगह पे लगा दिया my। ये वाला जो 2 है ना वो जाके इसके साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया 2m, और यहाँ से x प्लस इस y की जगह पे भी लगा दिया mx। अब इधर से भी x और सॉरी mx लगा दिया इस y की जगह mx, सारों में से x लेके कॉमन कैंसिल कर दिया। ये हो जाएगा 1 प्लस m इज इक्वल टू 2m प्लस 2m स्क्वेयर। सो ये हमारे पास हो जाएगा 2m स्क्वेयर। इसको अगर आप दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस m माइनस 1 इक्वल टू 0। अब आप जो है वो कैलकुलेटर से मोड लगा के तो m की वैल्यूज दो कैलकुलेट कर लें। क्या आती हैं m की वैल्यूज? 2, m की 2 वैल्यूज करेंगे ना कैलकुलेट। मोड लगाया इसके अंदर से आपने ये कैलकुलेट कर लिया 2, 1 माइनस 1, एक आ गई है 1/2, एक इसकी वैल्यू m की आ गई 1/2 और दूसरी आ गई है -1। सो y इक्वल टू mx था, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 1/2x एंड y इज इक्वल टू -x। ये इसका आंसर है। ये मैक्सिमम हो सकता है कि 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दें, 2y माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो इसको भी कर लें y प्लस एक्स इक्वल टू 0। ये इसके आंसर आ गए। इस तरह से ये जो है ना ये पहला इसका क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व हो गया है। हाँ, ये नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन नंबर, ये भी जून 2021 का है, लेकिन ये वेरिएंट 1-3 का। पहले अभी जो हमने ये वाला ऊपर वाला क्वेश्चन किया ना, ये वाला, ये है जो ये इसका जून 21 का था, लेकिन ये वेरिएंट 1-2 का था, और ये जो है जून 2020 वेरिएंट 1-3 का है। समझ आई ना मुझे? अच्छा देखिए कि आप इसके अंदर उसने 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए बी एंड सी। ये देखें 11 मार्क्स है 6। ये सी पार्ट इसका वही है, वेरिएंट लाइन फाइंड करनी है। ए इज सिंगुलर के फाइंड करना है। पहले वो कहता है फाइंड सी ए बी, कि मैंने कि इनको मल्टीप्लाई करें। ये उसने सी भी दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, बी भी दिया, सी ए बी कैलकुलेट करना है। सो पहला पार्ट इसका जैसे हम करते हैं सी ए बी सोल्यूशन, इसका पार्ट ए, पार्ट ए ये आ जाएगा यहाँ से सी ए बी। सी जो है ना वो देखेंगे उन्होंने, मैं उधर से देख लेता, सी उसने दिया, ये दिया ना सी है, ये सी है, वो है 0 1 एंड 1, और इसकी एक है -1 2 एंड सी। ये सी हो गया। ये जो है ना वो ये दिया हुआ उन्होंने 2 के 5 -1 एंड 3 1 0 1, ये ए दिया हुआ है। और बी जो है वो दिया उन्होंने 1 0 0 1 और फिर 1 दी। ये तो इनको अगर आपने मल्टीप्लाई करके ना सी ए बी से हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये देखें कि हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैं पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूं, या मल्टीप्लाई का देखें कि मैट्रिसेस का रूल क्या होता है। देखें जरा, अगर सपोज मैं पहले ए को बी से करता हूँ, मैं पहले देखता हूँ ए का ऑर्डर क्या है। जो मैट्रिक्स ए है ना, ऑर्डर होता है आर सी। जो ऑर्डर ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स होता है आर क्रॉस सी, यानी कि रो क्रॉस कॉलम। ए का जो ऑर्डर है ना वो 3 क्रॉस 3 है, 3 रोज है 3 कॉलम है इसके। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 3। अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ ना, ये जो एंड पे बी लिखा हुआ है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। इसके अंदर 3 रोज हैं 2 कॉलम हैं। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। मल्टीप्लीकेशन तब एप्लीकेबल होती है जब ये देखें कि पहले वाले के कॉलम जो है ना वो दूसरी वाली के रोज के इक्वल हो, फिर ये मल्टीप्लीकेशन हो सकती है, अदरवाइज मल्टीप्लीकेशन नहीं हो सकती। जो न्यू मैट्रिक्स आएगा ना उसका ऑर्डर ये होगा, 3 उसके कॉलम होंगे और 2 उसके अंदर 3 उसकी रोज होंगी और 2 उसके कॉलम होंगे। ये न्यू मैट्रिक्स है ना उसका ऑर्डर है 3 रोज, उसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2। देखिए क्या, मैं जब इनको मल्टीप्लाई करता हूं तो ये देखिए हमारे पास हो जाएगा सी ए बी, दिस इज इक्वल टू 0 1 1 -1 2 एंड 0। अब मैं जब इसको मल्टीप्लाई करूंगा इसके आने 3 रोज आनी है और 2 कॉलम्स आने में।
इस रो को आपने, जैसे ये वाली रो है ना, इसको इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे पहले आपने 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया 2। फिर आपने इस k को इससे मल्टीप्लाई किया, ये 0 हो गया। फिर इसके k को इसके साथ किया तो ये हो गया 2 प्लस k। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई किया, ये 2 को इसके साथ किया, 0 हो गया। k को इस 1 के साथ किया, ये k हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 0। अब आप ये वाली पहली रो ना दोनों कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई, ये इसका काम हो गया। उसके बाद नेक्स्ट वाली आपने रो ले ली, उसको भी आपने इस तरह से, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 8। 5 को 1 के साथ किया, 5 हो गया ना, प्लस इसको इसके साथ 0 हो गया, प्लस 3, 5 प्लस 3 8 हो गया। अब इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको आपने इसके साथ किया 0, -1 को इसके साथ किया -1, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया 0, फाइनली आंसर -1 रहेगा। उसके बाद ये भी हो गया। अब इस रो को करना है इन दोनों कॉलम के साथ, पहले इस 1 को इस 1 के साथ किया 1, इसको इसके साथ किया 0, इसके साथ किया 1 प्लस 1, ये 2 रहेगा। फिर इस रो को इस कॉलम के साथ किया, इस 1 को इसके साथ किया 0, इसको इसके साथ किया 0, इसको इसके साथ किया 0, टोटल तीनों का 0 ही आ रहा है, तो ये हो गया, ये इसके मल्टीप्लीकेशन। अब दोबारा देखिए कि मैंने ना अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2 रोज 3 कॉलम्स। इसके 2 रोज है ना और 3 कॉलम्स है। ये जो है इसकी 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। तो ये देखेंगे क्योंकि ये इस पहले वाले के कॉलम दूसरी वाली के रोज के इक्वल है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। जो न्यू मैट्रिक्स आएगा ना उसका ऑर्डर ये होगा 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। ये न्यू मैट्रिक्स का ये ऑर्डर होगा। तो अब देखेंगे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हमारे पास हो जाएगा CAB इक्वल टू, ये देखिए कि मैंने ना पहले इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना, इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा 0, 1 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा 8, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर 8 प्लस 2, ये हो जाएगा 10। अब इस कॉलम को इस वाली रो को इस वाले कॉलम से 0 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो गया। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -1, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, यहाँ पे हो गया ये -1 हो गया। अब इस रो को आपने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई, इसको आप जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2 -k प्लस 16, इसके साथ 0 हो जाएगा, -2 -k प्लस 16, ये हो जाएगा 14 -k, क्योंकि ये -2 होगा ना प्लस 16, जब उसके अंदर होगा 14 -k रहे। उसके बाद जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे -k -2, और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया 0 हो जाएगा। ये इस तरह से हमारे पास आ जाएगा यहाँ से, इधर से ये हो जाएगा, ये देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा -k एंड -2, ये आ गया CAB। तो जी जाइए, समझ आ गया। हाँ जी, शायद। अब देखें दूसरे पार्ट में वो कहता है गिवन दैट ए सिंगुलर फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो सिंगुलर के बारे में आपको क्या बताया हुआ था? व्हेन इट्स डिटर्मिनेंट इज 0, द मैट्रिक्स इज सेड टू बी द सिंगुलर मैट्रिक्स। अब वो कहता है कि ए वो जो है ना सिंगुलर है, बी पार्ट के अंदर ए सिंगुलर। तो ये देखिए कि बी जो है पार्ट इसका, वो कहता है कि ए सिंगुलर। अब मैं ए जो है ना मैट्रिक्स यहाँ से इधर लिख लेता हूँ कि ए मैट्रिक्स जो है ना वो ये है। इसको मैं इधर से ले लेता हूँ यहाँ से, ये है मैट्रिक्स ए। वो कहता है कि ये सिंगुलर है। तो सिंगुलर की डेफिनेशन आपको पता ही है क्या होती है? A matrix is singular, a square matrix is singular if उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें तो दैट शुड बी इक्वल टू 0। तो इसका ये, क्योंकि वो कहता है ये सिंगुलर है, इसलिए इसका डिटर्मिनेंट हम फाइंड करेंगे, ये 2 k एंड k, 5 -1 3 1 0 एंड 1। इसका जो डिटर्मिनेंट है वो ये 0 होना चाहिए, बिकॉज के वो कहता है ये सिंगुलर है। अब आप इसको एक्सपेंड करें, और जैसे डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, कैसे एक्सपेंड करते हैं? पहला एलिमेंट 2 लिख लिया, जिस कॉलम और जिस रो में आ रहा है उसको छोड़ दें, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -1, और माइनस इससे तो 0 हो जाएगा,
उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट माइनस के लिख दिया, जिस कॉलम और जिस रो में आ रहा है उसको छोड़ दें, 5 - 3 करेंगे, 5 - 3 करेंगे, ये आ गया 2। उसके बाद प्लस के नेक्स्ट वाले एलिमेंट जिसमें आ रहा है 0, ये करेंगे तो ये माइनस, ये इक्वल टू हमारे पास 0 आ जाएगा। सो ये जाएगा -2 के प्लस के इक्वल टू 0। सो ये जाएगा -2, ये वाला के इसमें से निकाल दें, माइनस के इक्वल टू 0, इस के को दूसरी साइड पे ले जाए। सो इट इम्प्लाइज दैट के इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा -2। सो ये इसका आंसर आ गया। समझ आ गया? समझ। अब देखेंगे इसका जो सी पार्ट है, वो कह रहा है कि यूजिंग द वैल्यू ऑफ के इन पार्ट बी, जो आपने पार्ट बी के अंदर वैल्यू फाइंड की है ना के की, उसको यूज करें। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इनवेरिएंट लाइंस थ्रू द ओरिजिन ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय सी ए बी। तो हमने ये देखें सी ए बी ये फाइंड किया हुआ ना, ये सी ए बी ये मैट्रिक्स है, इसके अंदर के की जगह पे आप कहते हैं वो वैल्यू लगाएं जो आपने बी पार्ट में फाइंड की है। तो बी पार्ट के अंदर जो हमने इसकी वैल्यू फाइंड की है वो क्या है, -2। वो इसमें लगा दें, इसका जो पार्ट सी है इसके अंदर जो सी ए बी, तो सी ए बी आप यहां से देखेंगे, इसके अंदर आप के की जगह पे -2 लगाएंगे, यहाँ पे -2, तो ये +2 हो जाएगा, ये 10 और 16 हो गया, ये जगह 10 और ये 16 हो गया। देखिए ना के की वैल्यू -2 आई है ना, मैं जब यहाँ लगाऊंगा ये तो 10 नहीं है, तो जब -2 लगाऊंगा ये प्लस हो जाएगा, तो 14 + 2 हो गया। यहाँ पे ये -1 हो गया, जब इधर लगाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, ये वाला इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, -1 और 0 आ गया। ये मैट्रिक्स आ गया -1 और 0। ये के की जो वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड किया ना, ये बी वाले पार्ट के अंदर, वो कहते हैं इसको यूज करो जो बी पार्ट के अंदर, वो जो आपने उसके अंदर जो सी ए बी ए पार्ट में कैलकुलेट किया हो ना उसके अंदर लगाएं। यही कह रहा है ना यहाँ पे देखें, यूजिंग द वैल्यू ऑफ बी फाइंड द इक्वेशन ऑफ इन थ्रू द ओरिजिन रिप्रेजेंटेड बाय सी ए बी। उसको जो सी ए बी हमने जो फाइंड किया था उसके अंदर के आ रहा था ना, वो कहता है जो बी पार्ट में के की वैल्यू फाइंड किया ना वो इसके अंदर लगा के, तो आपके पास ये के की वैल्यू यहाँ पे हमने लगा दी है इसके अंदर, तो आपके पास एक ये देखे ना, मैंने के की वैल्यू -2 आई थी ना, वो यहाँ पे मैंने -2 लगाई, तो माइनस ये प्लस हो गया, 16 प्लस ये 16 हो गया, 14 + 2 इधर भी लगाई, ये +2 ये कट जाएगा इसके साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 16 माइन। अब इसके साथ ही इनवेरिएंट लाइंस बनाएं, तो अब यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं लेट, वो जैसे आप इसको फाइंड कर लेट द इनवेरिएंट लाइन भी, वैसे तो y = mx + c होती है, लेकिन c 0 होगा बिकॉज के वो कहते हैं पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये m आ गया। अब इसके ऊपर हम कोई जनरल पॉइंट ले लेते हैं, 10 16 इस मैट्रिक्स से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, शहीद क्या कहता हूँ, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 10x - y, जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये हो जाएगा 16x, और वो तो नीचे वाला वो तो 0 हो जाएगा ना, ये y वाला ये। तो ये देखें इसको वही जैसे वो तो बुक में उन्होंने जो तरीका बताया, वो कैपिटल X और कैपिटल Y रख के ना ये इसके अंदर लगा के कैपिटल, मतलब बस y की जगह पे 16x आ गया, वो इसकी जगह पे आप लगा दें, = m इंटू इसकी जगह पे लगा दें आप 10x - y। अब इस y की जगह पे वापस यहाँ से ये वाली वैल्यूज mx लगा दें, ये हमारे पास हो जाएगा 16x = m इंटू 10x - mx। तो ये देखें कि सारों में से x कैंसिल हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 16 = ये x कट के यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 10m - m², ये हो जाएगा हमारे पास m² - 10m + 16 = 0। तो अब मुझे लग रहा है 8 और 2 इसके वो बन जाएंगे फैक्टर, 8 to the 16 होता है ना, तो ये 10 हुई। तो कैलकुलेटर से हम डायरेक्ट निकाल लेते हैं इसको, m की 2 वैल्यूज आ जाएंगी, m की 2 वैल्यूज हम कैलकुलेटर से, मैंने मोड लगाया इसके अंदर 1 लगाया, इसके अंदर -10 लगाया इसके अंदर, और फिर 16 लगाया, एक आ गई इसके अंदर m की वैल्यू 8 आ गई है, और एक 2 आ गई, तो ये हमारे पास हो गया y = 8x, एक लाइन ये हो गई है, और y = 2x। सो इस तरह से जो है ना ये हमारा इसका आंसर, हाँ y = 2x और y = 8x, ये इसमें दो दिए हुए हैं, इस तरह से ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।
अब ये देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ना, ये पहले हमने दो क्वेश्चन 20 ईयर के कर रहे हैं, 2021 वाला पहले हमने जून वाले किए हैं, अब नवंबर का है। अब ये देखिए ये नवंबर 21, ये वेरिएंट 1 1 का ये क्वेश्चन है। इसके अंदर यहाँ पे देखें, जैसे उसने दिया है मैट्रिक्स एम इज गिवन बाय ये एम इज इक्वल टू कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, और ये दो उसने एक मैट्रिक्स आगे लिखा हुआ है। वो कहता है मैट्रिक्स एम रिप्रेजेंट्स ए सीक्वेंस ऑफ टू ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशंस, स्टेट द टाइप ऑफ ईच ट्रांसफॉर्मेशन एंड मेक क्लियर ऑर्डर। अच्छा देखिए, सबसे पहले क्लियर ऑर्डर तो वही है ना, वो पहले 3 वाला होगा, उसके फॉलोड बाय ये एंगल ये रोटेशन वाला, लेकिन वो देखते हैं वो क्या है। सोल्यूशन इसका हो जाएगा ऐसे। अच्छा जी, तो ये आप देखें कि ये था ना, जैसे आपको बताया हुआ कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये 0 हो गया, ये 1 0, ये 0 1। अब पहला जो मैट्रिक्स है ना इसके अंदर एम में आप देखें, जो इसका पार्ट ए है, एम उसके अंदर है जैसे ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, फिर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू नहीं है, यहाँ से आएगा 3 0 और ये 0 1। अच्छा ये अब आप देखेंगे, ये पहले हम देखते हैं ये है 3 0 और 0 1। ये पॉइंट आप देखें कि 1 0 वाला जो है ना, अब आपने हमेशा 1 0 और 0 1 को देखना। देखिए 1 0 जो है ना वो 3 0 बन गया, और 0 1 वाले को कुछ भी नहीं, वो वहीं पे वो, इसका मतलब है वो नहीं है। तो ये स्ट्रेच हुई है पैरेलल टू एक्स एक्सिस बाय स्केल फैक्टर 3। नंबर 1 एक तो ये है ना इसके अंदर स्ट्रेच हुआ है इन एक्स डायरेक्शन भी कह सकते हैं, या पैरेलल टू एक्स एक्सिस बाय स्केल फैक्टर 3। और दूसरा देखें ये क्या है, ये 1 0 वाला कॉस थीटा एंड साइन दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं ना, इसका मतलब है ये एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे ये वाला एंगल है थीटा। अब पहले जैसे 30 डिग्री हो तो मेरे कोई वैल्यू होती ना, साइन 30 कॉस 30 की वैल्यू होती है, अभी वैल्यू कोई भी नहीं है, थीटा है। लेकिन मैंने ये देखा है कि इसके अंदर ना ये जो 1 0 वाला है ना, ये जैसे ये भी पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये 1 क्वाड्रेंट में यहाँ पे रहना, जैसे ये वाली इसका ये वाला हो गया ये कॉस थीटा, और ये साइन थीटा हो गया। 1 0 वाला पॉइंट जो है ना ये हो गया है कॉस थीटा और साइन थीटा। सो इसका मतलब हुआ ये, और इस तरह से ये जो दूसरा है, ये जब थीटा इधर गया तो ये वाला थीटा इस तरफ चला गया, और सामने देखेंगे ये वाला बन गया ये साइन थीटा 1 साइन थीटा, ये उतना ही है जितना, यानी कि नेगेटिव साइड पे इस तरह से ये इसके यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाला नेगेटिव होगा ना इस लेफ्ट साइड पे ओरिजिन से, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और उसका नीचे ये सामने वाला वाई वाला पॉजिटिव साइड पे कॉस। तो ये हुआ रोटेशन। अब एंगल नहीं पता, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज अबाउट ओरिजिन बाय द एंगल थीटा। अगर 30 डिग्री होता तो कोई वैल्यू लगा देते, वो है नहीं, कुछ पता नहीं है। सो ये है रोटेशन, रोटेशन बाय थीटा डिग्री, या थीटा जो भी है थीटा रेडी है बाय एंगल थीटा या थीटा डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि अगर ये क्लॉकवाइज हुई होती ना तो इसके अंदर से ना जो एक्स की वैल्यू नेगेटिव होती, अगर क्लॉकवाइज होता ना तो फिर ये होना था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये वाला होना था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। हाँ जी, शरीर नहीं समझ आ रहा है, वो नीचे दिख रहा है। सो ये होगा इस तरह से। वो उसने वैसे यहाँ पे उसने कहा होगा, आपने इसमें इसमें आप इस तरह बताएंगे कि स्ट्रेच पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसकी वजह से बाय स्केल फैक्टर 3, फॉलोड बाय रोटेशन बाय थीटा डिग्री या थीटा, पता नहीं उसने एंगल नहीं, थीटा रेडियन, रेडियन ही कर लें चलो, थीटा रेडियन एंटी क्लॉकवाइज अबाउट ओ। ये हो गया बस पहला पार्ट इसका। दूई ए पार्ट इसका ये हो गया। अब देखिए इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में वो ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ थीटा इन द इंटरवल, थीटा उसने दे दिया है लेस और इक्वल टू पाई, greater or equal to 0 in this interval for which the transformation represented by m has exactly one invariant line through the origin. Give your answer in terms of pi. पूरा 9 मार्क्स। अब आप देखें m जो है ना मैट्रिक्स, वो हमारे पास हो जाएगा
उसके बाद हमने इनवेरिएंट लाइन फाइंड करनी है। वो कहता है कि जैसे हम फाइंड करते हैं ना, टू होती है, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में भी ये देखा है कि ये हमारे पास है ना एम स्क्वेयर माइनस 10 प्लस 10, तो दो आई हैं। अब वो कहता है वन, तो इसमें पता चल रहा है कि जब भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना, जहाँ पे ये ग्रेडियंट इसकी ग्रेडियंट की, तो वन तो उसी सूरत में हो सकता है जब इसके रूट्स इक्वल हों, जब बी स्क्वायर माइनस फोर इज इक्वल टू जीरो, ये कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज हो रहा है। तो अब ये देखें कि ये मैंने एम जब इसका कैलकुलेट एम ऐसे तो ना लिखना है, एम को कैलकुलेट इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा, और माइनस साइन थीटा को 0 से करेंगे तो ये 0 होगा, फिर इसको करेंगे 0 से तो इसको करेंगे इससे, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। इस तरह करते नहीं इस रो को कॉलम के साथ, पहले इसको इसके साथ किया फिर इसका, अब इस रो को इस कॉलम के साथ करेंगे, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा, देखना इसको इससे किया 3 साइन थीटा, इसको इससे किया 0, फिर जाके इसको इससे करेंगे और इसको इससे करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा कॉस थीटा, ये एम आर। ठीक है, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया 3 कॉस थीटा, इसको इससे किया 0 हो गया, इसको इससे किया 0 हो गया, ये माइनस साइन थीटा हो गया, इसको इससे किया 3 साइन थीटा, इससे ये 0 हो गया, इसको इससे किया 0 हो गया, इसको इससे किया ये कॉस थीटा, ये एम आर। अब हमने इससे इनवेरिएंट जो है ना वो लाइन फाइंड मतलब करनी, मैं कहता हूँ लेट y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होना था, लेकिन क्योंकि वो कह रहा है ओरिजिन से गुजर रही है सी 0 है, लेट एम एक्स y इक्वल टू एम एक्स बी एन इनवेरिएंट लाइन। ये एक इनवेरिएंट लाइन है। तो अब आप देखिए इसके ऊपर मैं कोई पॉइंट एक्स वाई लेता हूँ जनरल पॉइंट, उसको मैं इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 3 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 3 साइन थीटा कॉस थीटा, एक जनरल पॉइंट लिया, इसके ऊपर एक्स वाई, उसको जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई हो गई, ये हो जाएगा 3 कॉस थीटा इंटू एक्स माइनस साइन थीटा इंटू वाई, फिर इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 साइन थीटा एक्स प्लस कॉस थीटा वाई, ये होगा। तो अब जैसे देखेंगे वो जो टेक्स्ट का मेथड है वो तो ये है कि इसको कैपिटल एक्स रख ले, इसको कैपिटल वाई रख ले, इसको कैपिटल एक्स है, इसको कैपिटल, फिर उसको इसकी जगह लगाएं, तो ये मैं उठा के पूरा ये ना वाई इसकी जगह लगा देता हूँ, ये हमारे पास हो जाएगा 3 साइन थीटा एक्स प्लस कॉस थीटा वाई, दिस इज इक्वल टू एम इंटू एक्स की जगह पे मैं लगा देता हूँ 3 कॉस थीटा एक्स माइनस साइन थीटा वाई, ये लगा, अब वाई की जगह पे एम एक्स लगा देते हैं, सो ये हमारे पास हो जाएगा 3 साइन थीटा एक्स प्लस एम कॉस थीटा एक्स, वाई की जगह एम एक्स लगाया ना, एम को मैंने यहाँ पे लिख दिया, एक्स को या इधर ही लिख देता तो कोई बात। सो एम इंटू यहाँ से जगह हमारे पास 3 कॉस थीटा एक्स माइनस ये साइन थीटा, इसके साथ भी इधर भी एम एक्स लगा दी। अब सारों में से एक्स एक्स ये वाला एक्स और ये एक्स कैंसिल कर दिया, हमारे पास आ जाएगा 3 साइन थीटा प्लस एम कॉस थीटा इक्वल टू 3m कॉस थीटा माइनस एम स्क्वेयर साइन थीटा। यहां तक समझ आ गई सबको? अब आप ये देखिए, इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं, जैसे ये मैं इसको लिख लेता हूं एम स्क्वेयर साइन थीटा माइनस 2m कॉस थीटा, इसको जाएगा ना इसमें से ये माइनस हो जाएगा ना, तो बाकी प्लस 3 साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा तो हमने कैलकुलेट करना है, तो ये क्वाड्रेटिक आ गई इन टर्म्स ऑफ, वो कहता है 1 ये क्वाड्रेटिक है ना, वैसे तो दो इसके आंसर आएंगे, वो कहता है 1 एक आंसर है, तो उसको कभी हो जाएगा डिस्क्रिमिनेंट शुड बी जीरो, बी स्क्वेयर माइनस 4ac दैट शुड बी इक्वल टू 0। अब बी क्या जिसका कोफिशिएंट वो इसकी जगह पे है 2 कॉस थीटा, ये हो जाएगा 4 कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 4, और ए क्या चीज है साइन थीटा, सी क्या चीज है 3 साइन थीटा इक्वल टू 0 आ गया। ये वाला 4 और ये वाला 4 कैंसिल हो गया, यहां से हमारे पास हो जाएगा कॉस स्क्वेयर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वेयर थीटा, तो ये हमारे पास हो गया 3 साइन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू, ये तो ट्रिग्नोमेट्री P1 में आपने पढ़ा होगा, कॉस स्क्वेयर थीटा इक्वल, अब ये क्या हो जाएगा टेन स्क्वेयर थीटा इक्वल टू 1/3, और थीटा इक्वल टू हमारे पास आ गया है
1/√3 एंड tan थीटा इक्वल टू -1/√3। अब tan थीटा उसने कहा है, थीटा जो है ना, हमने इसके अंदर इसकी रेंज दी है उसने, थीटा लेस और इक्वल टू पाई, और आंसर भी इन टर्म्स ऑफ पाई देना ये। अब हमें पता है tan थीटा पॉजिटिव होता है, कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है ये, फर्स्ट में और थर्ड क्वाड्रेंट में। जब आप कैलकुलेटर से tan इनवर्स 1/√3 करेंगे, कैलकुलेटर आपको बताएगा 30 डिग्री, लेकिन इन टर्म्स ऑफ पाई अगर आप लिखेंगे तो ये हो जाएगा पाई/6। पाई 180 होता है ना, 6/30 डिग्री हो गया, तो पाई/ठीक। अब पाई/6 प्लस आगे, तो आगे हम जा नहीं सकते क्योंकि रेंज ही पाई तक है, ये हो गया। उसके बाद है ये माइनस वाला। अब हमें पता है कॉस नेगेटिव होता है इधर और इधर, सेम, ये पता है ना, आपने P1 में पढ़ा है या नहीं? तो ये हाँ हाँ, नेगेटिव इसमें तो अब ये नेगेटिव इस तरह से, ये जो है ना वो, इसको नेगेटिव को इग्नोर करके जब एंगल फाइंड करते हैं, पाई/6 इधर आएगा और पाई/6 इधर आ गया। हमें तो ये वाला एंगल यहाँ से चाहिए ना, ये इनिशियल लाइन रेंज, ये 0। एंटी क्लॉकवाइज चले तो एंगल पॉजिटिव होते हैं, क्लॉकवाइज चले तो एंगल नेगेटिव होते हैं। ये चाहिए, ये एंगल है पाई/6, 6 - 1 ये हो जाएगा 5 पाई/6। तो ये इसके टू आंसर्स आ गए हैं, पाई/6 और 5 पाई/6। ये इसका इस तरह से आंसर है। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो ये कंप्लीट हो गया आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर, ये क्वेश्चन नंबर, वो वर्कशीट जो मैंने इसके अंदर लगाई हुई है इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में, कि उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 9 है, और ये है नवंबर 2021 और वेरिएंट 1 2। आज हम इसके अंदर कर रहे हैं 2020 के क्वेश्चन, 2021 वाले क्वेश्चन, ईयर 2021 के। पहले देखिए ऊपर वाला जो हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, ये भी नवंबर 2021 का वेरिएंट 1 1 का। अब ये जो हम कर रहे हैं, ये अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, ये है नवंबर 2021 वेरिएंट 1 2। सो आप देखिए इसका जो पहला पार्ट है इसके अंदर वो कहता है, गिव द फुल डिटेल्स ऑफ द ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स 6 0 एंड 0 6 है। मतलब अगर आप देखें यहाँ पे, तो इस तरह से है कि जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस, यहाँ से ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन हो गया, ये वाला पॉइंट है 1 0, और ये वाला पॉइंट है 0 1। अब वो पॉइंट चेंज हो गए 6 0 और ये 0 6, ये वाला पॉइंट चला गया यहाँ पे 6 0 से, और ये 6 पॉइंट है, तो ये क्या हो गया इसके अंदर, ये इसकी इनलार्जमेंट हो गई है। सो दिस इज द इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट बाय स्केल फैक्टर 6, ये इसका पहला पार्ट, इसका ये आंसर। अब देखेंगे नेक्स्ट उससे मैट्रिक्स हमें दिया है ए मैट्रिक्स ये दिया गया है 3 4 2 2। वो कहते हैं ट्राइंगल DEF in the xy plane transformed by A onto triangle PQR. Given that area of triangle DEF is 13, find the area of triangle PQR। 2 मार्क का है। जैसे देखेंगे इसके अंदर इसकी ये प्रॉपर्टी आपको बताइए, इसकी ये प्रॉपर्टी है जो मैट्रिक्स, ये क्या करता है इसका, कि जो ट्रांसफॉर्म करता है ना, जैसे ये देखें, ये है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ओरिजिन। सपोज यहाँ पे कोई ट्राइंगल है DEF, इसको जब आप मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे जैसे उसने मैट्रिक्स ए दिया हमें, वो है ए मैट्रिक्स है 3 4 और 2 and 2। ये इस मैट्रिक्स ट्राइंगल को, जैसे ए का जो एलिमेंट होंगे इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, उसको ट्रांसफॉर्म करा के, वो कहता है वो इसको ट्रांसफॉर्म करके ना PQR पे ले जाता है, PQR पे इसको ट्रांसफॉर्म कर देता है यहाँ। सो इसकी प्रॉपर्टी ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, यानी कि जो ट्रांसफॉर्म्ड डायग्राम होती है ना, ये वाली इसके ऊपर चलेगी। जो ट्रांसफॉर्म डायग्राम होती है वो ये होती है कि उसका वो डिटर्मिनेंट, जो जो मैट्रिक्स उसके लेके गया ना, उसके डिटर्मिनेंट से उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो इसका प्रॉपर्टी ये हो गई, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR दिस इज इक्वल टू ए डिटर्मिनेंट, ए उसको वहां पे कहते हैं ना ट्रांसफॉर्म करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, the triangle DEF in the xy plane transformed by A to triangle, इसके ऊपर वो इसको ले जाता है, ए जो है ना वो इस ट्राइंगल DEF को ये PQ के ऊपर ट्रांसफॉर्म कर देता है, तो इसलिए ये हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ DE एंड F। सो वो कहता है कि एरिया ऑफ, यहाँ पर उन्होंने हमें ये गिवन है, ये एरिया ऑफ DEF इज 13 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो यहाँ पे लगा देंगे और उसके बाद आप देखेंगे ये इस तरह से हमारे पास हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इक्वल टू डिटर्मिनेंट 3 टू द 6 माइनस 8। जब आप ए का डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करते हैं तो ये इक्वल टू हमारे पास आ जाता है, ए का डिटर्मिनेंट आ जाता है 3 टू द 6 माइनस 8 इक्वल टू आ गया -2। एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, सो यहाँ पे इसकी पॉजिटिव वैल्यू 2 लगाएंगे। और डी ई एफ का उन्होंने एरिया 13 सेंटीमीटर स्क्वायर क्वेश्चन में गिवन है। ये देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल डी एफ इज गिवन 13 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो ये मैंने 13 लगा दिया यहाँ पे। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर हो गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका ये वाला पार्ट भी इस तरह से हो गया। अब उन्होंने दिया हुआ है कि द मैट्रिक्स बी, फाइंड द मैट्रिक्स बी सी पार्ट। सी पार्ट के अंदर देखें कि गिवन है यहाँ पे वो कहता है कि मैट्रिक्स ए बी उसने में दिया हुआ है सी पार्ट में मैट्रिक्स फाइंड द मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी उसने ये दिया हुआ है 6006, तो हमें फाइंड करना है। और ये गिवन है और ए बी ये गिवन है। सो अब देखेंगे ए जो गिवन है हमें वो है, ए जो है वो है 3 4, ऐसे अगर पढ़े रो वाइज 3 4 2 and 2। और ए बी जो मैट्रिक्स है वो उन्होंने दे दिया है जैसे 6 0 और 0 6, ऐसे ए बी। तो वो कह रहे हैं कि इसमें गिवन है कि फाइंड द मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी, ए गिवन है। तो अब हमने बी कैलकुलेट करना है, ए को यहाँ से हटाना है। तो क्या करेंगे इसको हम, इसकी जो प्रॉपर्टी है कि ए इनवर्स से दोनों साइडों पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इस साइड से ए इनवर्स से इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 6 0 और ये 0 6 हो गया। ए मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स या ए इनवर्स या मल्टीप्लाई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो वही रहता है। तो इस तरह से जिससे भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना वो नहीं चेंज होता, वो इस तरह से। ये हमारे पास हो जाएगा 6 0 और 0 6। अब हमने फाइंड करना है ए इनवर्स, ये ए है इसका इनवर्स फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम इसका ए इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। ए इनवर्स का क्या इसकी डेफिनेशन है, 1/a डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। सो ए डिटर्मिनेंट जब कैलकुलेट करेंगे तो ए डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा 3 टू द 6 -8, ये आ गया -2। और एडजॉइंट ऑफ ए वो आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, फर्स्ट डायगोनल जो है उनकी प्लेसेस चेंज करनी है, 2 इधर चला जाएगा, 3 यहाँ पे आ जाएगा। और इन दूसरी जो डायगोनल उसके साइन चेंज कर देना, -4 एंड -2 हो गया। सो ए इनवर्स जो है ना वो हम यहाँ पे लगा देते हैं इसकी जगह। तो बी मैट्रिक्स हमारे पास हो जाएगा इक्वल टू ए इनवर्स। ए इनवर्स आ जाएगा 1/a डिटर्मिनेंट, जैसे कि जो जाएगा -1/2, और ये इसका एडजॉइंट जो है वो है 2 -4 -2 एंड 3। इसके साथ ये जो है ना बी लगा दिया हमने 6 0 0 6। तो अब इनको मल्टीप्लाई करके तो हम इस तरह से कैलकुलेट कर लेते हैं। ये बी इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा -1/2। इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इस रो को इस कॉलम से ऐसे मल्टीप्लाई करें, 2 को पहले 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 12 हो गया। और इसको -4 को 0 से करेंगे तो 0 से 12 भी जाएगा। अब इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा, -4 को 6 से करेंगे हो जाएगा -24। फिर इस वाली रो को इस कॉलम से करेंगे हो जाएगा -12 और ये 0 हो गया। फिर इससे करेंगे हो जाएगा 18, 6 3 18। अब -2 से अगर अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो इट इम्प्लाइज दैट हमारे पास बी मैट्रिक्स जो है ना वही आ जाएगा। -1 और 2 से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6, ये 12 हो जाएगा। इसको जब करेंगे तो ये +6 हो जाएगा और ये -9 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास बी मैट्रिक्स आ गया। अब देखें इसका जो डी लास्ट वाला पार्ट है, डी पार्ट। डी पार्ट के अंदर वो कह रहे हैं कि शो दैट द ओरिजिन इज द ओनली इनवेरिएंट पॉइंट ऑन द ट्रांसफर इन द एक्सवाई प्लेन रिप्रेजेंटेड बाय ए। जो ए मैट्रिक्स है वो ए मैट्रिक्स जो है वो है 3 4 2 and 2। वो कहते हैं इनवेरिएंट पॉइंट, अब लाइन नहीं कह रहा, वो कह रहा है इनवेरिएंट पॉइंट। अब हम जो है जैसे देखेंगे एक्स वाई प्लेन है, जैसे हमारे पास यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। इस एक्स इसके अंदर कोई हम एक पॉइंट ले लेते हैं, जैसे कि एक्स और वाई कोई पॉइंट ले लेते हैं, उसको जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे वो कहता है कि वो ओरिजिन है, वो हमने जैसे ये शो करना है ना। आप देखेंगे वो मैंने कोई ऐसे जनरल एक पॉइंट ले लिया 3 4 और ये 2 and 2, इसको एक्स वाई से मल्टीप्लाई किया।
तो ये हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 4y। जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 2y। तो अब ये देखेंगे ये वाला पॉइंट ना, वो जैसे एक्स वाई पॉइंट जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो ये ट्रांसफॉर्म हो गया, क्योंकि वो कहता है ये इनवेरिएंट पॉइंट है। इसका मतलब है कि ये जो 3x प्लस 4y है ना, वो x के ही इक्वल है, इनवेरिएंट वो इसी के ही इक्वल है, जैसे वो उस लाइन के अंदर हम लगाते हैं ना इनवेरिएंट लाइन में। तो इनवेरिएंट जो पॉइंट है इसको मल्टीप्लाई करने से ये वही आएगा, ये इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करने से जो इसका x वाला है ये वही आएगा, इनवेरिएंट पॉइंट है। इस तरह से ये इसका जो y कोऑर्डिनेट है वो y के ही इक्वल आएगा। यहाँ से जैसे ये 2x प्लस 2y दिस इज इक्वल टू y, इट इम्प्लाइज दैट यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 4y इक्वल टू 0, और यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये टू इक्वेशन बन गई। इनको अगर आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, लेकिन देखें ना ये पैरेलल नहीं है, वरना तो इनका वो दोनों कट जाते हैं, एक्स और वाई दोनों कट जाता है, कोई इसका सोल्यूशन ना होता, यहाँ अनडिफाइंड होता है, इन्फिनिट नंबर ऑफ सोल्यूशन होता है। लेकिन अगर हम जब मैं इसको सॉल्व करता हूँ ना, जैसे मैं माइनस करता हूँ, ये कट जाता है, यहाँ से हमारे पास आ जाता है 3y इक्वल टू 0। इट इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू 0 आ गई। जब y की वैल्यू 0 किसी भी इक्वेशन में लगाएंगे आप, तो x की वैल्यू भी 0 आ गई। देखिए इसका आंसर निकल रहा है ना 0। तो उसने कहा था कि ये इनवेरिएंट पॉइंट x 0 ओरिजिन इज दी ओनली इनवेरिएंट पॉइंट। अब जैसे देखिए इस मैट्रिक्स को कोई जनरल पॉइंट लिया एक्स वाई प्लेन के ऊपर एक्स वाई, जब इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया, 3 को इससे किया 3x प्लस 4y ये आ गया, ये हो जाएगा 2x प्लस 2y ये आ गया। अब वो कहते हैं इनवेरिएंट पॉइंट है, इसका मतलब है ये पॉइंट ये जब ट्रांसफॉर्म होके भी वही पॉइंट उसी जगह पे वापस आ गया x के बराबर, और ये जो चीज है ना ये y के बराबर, इसको y के इक्वल, इसको उधर ले जाए ये 2x हो जाता है, इसको y में ये है। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो हमारे पास ये 0 0 आ जाता है। सो ओरिजिन आ गया 0 एंड 0। सो this shows that origin is only invariant point. Only invariant point of the transformation is represented by a invariant point of the transformation of the transformation in the xy plane represented by a। सो यहाँ पे ये जो है ना ये कंप्लीट हो गया। आज हमने ये जो क्वेश्चन इस क्लास में किए हैं वो है 2021, जून 2021 एंड नवंबर 2021। जैसे देखिए ये नवंबर 2021 का वेरिएंट 1-2 का क्वेश्चन है, और ये जो ऊपर हमने यहाँ पे जो किया है ये है नवंबर 2021 1-1 वेरिएंट का। उसके बाद पहले उससे पहले हमने जून वाले किए हैं, जैसे ये है जून 2021 का 1-3 वेरिएंट, और ये जून 2021 का वेरिएंट 1-2। तो यहाँ से जो आज हमारा जो है ये क्लास ये हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई। सो इसके अंदर हमने 2021 वाले, अब नेक्स्ट क्लास के अंदर जून 2022 वाले क्वेश्चन जो है ना वो सारे करके इसके अंदर डाल दिए जाएंगे। तो ये जो है ना सारे इसको